हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बात करनी है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केसी की वैल्यू डिपेंड करती है। तो टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच वैल्यू ऑफ केसी डिपेंड्स। और ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जिस पे केसी की वैल्यू डिपेंड करेगी। यानी अगर हम ये फैक्टर अप्लाई करें तो जो न्यूमेरिक वैल्यू आती है केसी की वो वैल्यू कुछ चेंज होके आएगी। और पहले हम देख लेते हैं कि वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला फैक्टर है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन रिवर्सिबल इन नेचर होती है, तो हमने किस तरह से रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है उससे केसी की वैल्यू चेंज हो जाती है। दूसरा फैक्टर है स्टोकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। और तीसरा है यूजेस ऑफ पार्शियल प्रेशर्स इंस्टेड ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। अगर हमने कोई रिएक्शन ऐसी ले रखी है जहाँ पे गैसियस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट हैं, तो गैसेस के केस में हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं या गैसेस के प्रेशर की बात करते हैं, राइट। तो अगर हमने मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस की जगह पे पार्शियल प्रेशर्स ले रखे हैं तो किस तरह से केसी की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, हमें इसी को ही 1 बाय 1 देखना है। सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर देख लेते हैं, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन। इसको डिटेल में समझते हैं। उसके लिए हमने एक जनरल रिएक्शन लिख ली है जहाँ पे ए और बी हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो वी गेट प्रोडक्ट्स सी एंड डी। अब इसके लिए जब हमें केसी लिखना होगा तो केसी था क्या? केसी बेसिकली था रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी जो भी हमारी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा, उसका मोलर कंसंट्रेशन जो स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगा रखे हैं ये मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके? प्रोडक्ट्स के। और डिनोमिनेटर में हमने क्या लिख रखा है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो क्या है इस रिएक्शन में हमारे ए और बी, राइट। तो केसी की वैल्यू ये आ गई। अब सपोज अगर हम इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दें, रिएक्शन को रिवर्स करने का मतलब है जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं उनको हम रिएक्टेंट बना दें और जो रिएक्टेंट्स हमारे हैं उनको हम प्रोडक्ट बना दें, तो चेंज करने से क्या होगा? अगर हमने रिएक्शन को रिवर्स किया, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, तो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे इस रिएक्शन को? अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो नाउ सी प्लस डी विल गिव A and B। अब जब हम इसके लिए केसी लिखेंगे तो पहले हमने जब लिखा था तो हमने केसी लिया था, अब हम ले लेते हैं केसी डैश, जिसको हम लिखते हैं के के ऊपर डैश लगाते हैं और सब स्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखते हैं सी, राइट, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें हम किस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया एक दूसरा कांस्टेंट जिसको हम बोल रहे हैं केसी डैश, और जब इस रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे केसी डैश तो वो क्या हो जाएगा भाई? रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स था, यानी ए और बी अभी यहाँ पर आ जाएंगे न्यूमरेटर में और सी और डी कहाँ पे आ जाएंगे? डिनोमिनेटर में, राइट। अब अगर हमसे कहा जाए के सी और के सी डैश में क्या रिलेशनशिप है, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी डैश इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ के सी, यानी कि के सी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन के सी। तो के सी और के सी डैश में ये रिलेशनशिप आ रही है। आप इसको देख भी सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिख लें के सी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन के सी है, और के सी की वैल्यू कितनी थी? सी डी, और जो डिनोमिनेटर में ए बी थे वो ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ 1 की जगह पे क्या आ जाएगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो यही निकला था। हमने भी जब अभी के सी डैश निकाला तो उसकी वैल्यू भी यही आ रही थी। ए बी ऊपर है यानी न्यूमरेटर में है और सी डी नीचे है यानी कि डिनोमिनेटर में। तो रिलेशनशिप बिटवीन के सी एंड के सी डैश इज दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी डैश इज द रेसिप्रोकल ऑफ के सी, राइट। अब इसको हम किसी रिएक्शन पे अप्लाई करके देख लेते हैं किस तरह से। सपोज अगर हमारे पास रिएक्शन है अमोनिया का फॉर्मेशन, तो हम रिएक्शन को किस तरह से लिखेंगे? बैलेंस रिएक्शन होती है कि 1 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विथ 3 पार्ट और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन and gives 2 moles of ammonia। अब इसके लिए जब आप केसी लिखेंगे तो केसी क्या हो जाएगा? अमोनिया का कंसंट्रेशन जो भी इक्विलिब्रियम पर है रेस टू द पावर विच इज़ इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 लगा हुआ था, हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, अपॉन N2 एंड H2 रेस टू द पावर 3, ये आ रहा है केसी। अब इसी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें, यानी कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन हम दिखाएं
तो जो अमोनिया है वो हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आएंगे यहाँ पे N2 प्लस 3H2। ठीक है, अब इसके लिए जब हम Kc डैश लिखेंगे तो Kc डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू, अभी हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो कुछ इस तरह से हमने लिख दिया, अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिनोमिनेटर में आएगा, रेस टू द पावर विच विल बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो अमोनिया के साथ लगा हुआ है, ये चीज़ आ गई। राइट, अब जब प्रोसेस को हमने रिवर्स किया तो जो एक्सप्रेशन है वो भी क्या हुई, चेंज हो गई, रेसिप्रोकल आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो वैल्यू आएगी वो भी चेंज आएगी। तो Kc की वैल्यू चेंज हो जाती है अगर हम रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दें, जो अभी हमने एक अप्लाई करके भी देखा कि किस तरह से Kc की वैल्यू न्यूमेरिकली चेंज होके आती है। तो पहला फैक्टर हो गया मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन, कि बाय चेंजिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन द वैल्यू ऑफ Kc विल गेट चेंज। Now we will see the second factor, and the second factor is stoichiometric representation of the reaction. इसको भी डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल जो हमने रिएक्शन का लिया है फैक्टर को समझने के लिए, वो हमने लिया है NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का डिकम्पोजिशन। जब NO2 डिकम्पोज होती है तो वी गेट N2 और O2, राइट। तो रिएक्शन को हमने दो तरह के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा के रिप्रेजेंट किया है, राइट। जब हमने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी तो कुछ इस तरह से इक्वेशन आ रही है कि व्हेन 2 मोल्स ऑफ NO2 डिकम्पोज वी गेट 1 मोल ऑफ N2 एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये पूरा बैलेंस लिखिए ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव कर सकें, दोनों तरफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो बराबर आए, राइट। अब इसी को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये सिंप्लीफाई होके कैसे हो सकती है, अगर हम इसको 2 से कैंसिल करें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आई मीन अगर आप सबको डिवाइड कर दीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स सबको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे NO2 बचेगा, जो 1 N2 है दैट विल बिकम हाफ N2, और जो दो यहाँ पे आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स या मोल्स कह लीजिए ऑक्सीजन के, दैट विल बी 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो सेम रिएक्शन है, बस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम बैलेंसिंग के लिए लगाते हैं वो चेंज हो गए, राइट। कि अगर 2 मोल्स ऑफ N2 डिकम्पोज हो रहे हैं तो 1 मोल ऑफ N2 और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल रहे हैं, लेकिन अगर 1 मोल ऑफ NO2 है तो हमें क्या मिलेगा, हाफ मोल ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो सेम रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड थ्रू 2 वेज। अब अगर हम इसके लिए Kc की वैल्यू लिखें तो ऑब्वियस ही बात है जो Kc की वैल्यू आएगी वो दोनों रिएक्शन के लिए डिफरेंट आएगी, यानी दोनों केसेस में न्यूमेरिकली डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। हम अगर इस रिएक्शन के लिए Kc लिखते हैं तो Kc हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा N2 एंड O2 और रेस टू द पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अपॉन NO2 रेस टू द पावर 2, राइट। अब इस रिएक्शन के लिए हमें जब लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हम ले लेते हैं Kc डैश, और Kc डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं सेम है हमारे, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या रेस टू द पावर जो वैल्यू आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। यहाँ पे हो जाएगा हाफ एंड देन O2 अपॉन NO2। तो दोनों रिएक्शन के लिए कुछ इस तरह से Kc का हमने रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अब दोनों के बीच में, दोनों कांस्टेंट के बीच में, या जो दोनों रिएक्शन है इनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लिए हैं इनके बीच में अगर हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें, इन दोनों को आपस में रिलेट करें, किसको, Kc को और Kc डैश को, तो क्या रिलेशनशिप आएगी, वी कैन ईजिली सी कि Kc डैश इज इक्वल टू अंडर रूट Kc, राइट। आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, आप Kc की जगह पे अगर ये पूरी वैल्यू लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस। तो Kc डैश इज इक्वल टू अंडर रूट Kc, ये भी रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि क्या रिलेशनशिप है इन दोनों में जब हम स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर देते हैं। नाउ मूव ऑन टू थर्ड फैक्टर एंड विच इज यूजेस ऑफ पार्शियल प्रेशर instead of molar concentration. Instead of molar concentration.
थर्ड फैक्टर को डिस्कस करते हैं, यानी यूजेस ऑफ पार्शियल प्रेशर इंस्टेड ऑफ मोलर कंसंट्रेशन अगर हम लेंगे। पार्शियल प्रेशर्स कब हम लेंगे? जब हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों हमारे गैसेस स्टेट में हो, राइट। तो हम वहाँ पे पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। और फिर से इसी चीज़ को समझने के लिए हमने एक जनरल रिएक्शन ले ली है। जनरल रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी यूज़ किए हैं, ठीक है। और m इसलिए लिया है क्योंकि अभी हम एक्टिव मासेस लेके चलेंगे और Kc की वैल्यू लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है m1 A1। ये जो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके लिए है, या एक्टिव मास किसका है? A1, यानी कि हमारे रिएक्टेंट, फर्स्ट रिएक्टेंट का। उसके बाद है हमारा सेकेंड रिएक्टेंट, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। सेकेंड रिएक्टेंट हमारा है A2, हमने उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ले लिया है M2। फिर हमने प्रोडक्ट्स की बात करी है, दो प्रोडक्ट हमारे आए हैं B1 और B2, और उसके साथ हमने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट N1 और N2 लगा दिया, राइट। अब जब हम Kc लिखेंगे तो Kc किस तरह से आता है? जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं वो यहाँ ऊपर आएंगे, ऊपर मतलब न्यूमरेटर की बात करते हैं। तो B1 और B2 हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उनका मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे लिखा है, मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस का मल्टीप्लिकेशन, और रेज टू द पावर हमने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाया है। और डिनोमिनेटर में जो भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनका मोलर कंसंट्रेशन आएगा, और हमारे रिएक्टेंट्स थे A1 और A2, और उसके साथ जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट था वो हमने यहाँ पे रेज टू द पावर में लगा दिया, यानी A1 M1 है और A2 रेज टू द पावर M2 आ रहा है। इसको हमने रिएक्शन 1 बोल दिया। और हम जब Kc की बात करें, इसका मतलब यहाँ पे हमने मोलर कंसंट्रेशंस लिए हैं, और वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको मेंशन कर रखा है। स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास की बात करता है, N/V बेसिकली, यानी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब अगर सेम रिएक्शन के लिए हम पार्शियल प्रेशर्स लें, राइट, यानी जो रिएक्टेंट्स हैं A1 और A2 और जो प्रोडक्ट्स हैं B1 और B2, उनके लिए अगर हम पार्शियल प्रेशर्स लेके चल रहे हैं तो मोलर कंसंट्रेशन है नहीं, तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना नहीं है। अब हम यहाँ पार्शियल प्रेशर कंसीडर करेंगे, तो जो भी B1, जो भी गैसेस प्रोडक्ट हमारा आ रहा है B1, उसके पार्शियल प्रेशर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि P(B1) आ जाएगा रेज टू द पावर N1। सेम वे पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 आ जाएगा रेज टू द पावर N2, और यही हमने लिख लिया हमारे रिएक्टेंट्स के लिए, राइट। अब हम पार्शियल प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, और जब हम पार्शियल प्रेशर यूज़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लिखते हैं, राइट, वो हो जाता है हमारा Kp। तो ये दोनों जो है यहाँ पे किस तरह से डिफ्रेंशिएट हैं, समझ लीजिए। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं Kc अगर हम ले रहे हैं तो उसका मतलब हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लिया है, और वहाँ पे जो भी हम वैल्यू निकालेंगे वो हमने मोलर कंसंट्रेशंस लिए होंगे। लेकिन अगर हमने Kp ले रखा है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर्स लिए होंगे। तो एक हमारे पास आ रहा है Kc और Kp, और बेसिकली हमें यहाँ पे Kc और Kp में रिलेशनशिप ही देखनी है। जैसे अभी हमने ऊपर जो दो फैक्टर्स की बात करी थी उसमें हमने Kc और Kc डैश, यानी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उनमें रिलेशनशिप देखी थी। अब हम यहाँ पे Kc और Kp में देखेंगे। तो ये इतनी बात यहाँ तक समझ में आई। अब हम गैसेस स्टेट पढ़ चुके हैं, और आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी थी PV=nRT। इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करके लिख लें तो इट कैन बी P=V को अगर हम इधर ले आएँ तो N/V × RT हो जाएगा। और हमको पता है कि N/V, जिसको हम एक्टिव मास बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो N/V की जगह पे हम एक्टिव मास भी लिख सकते हैं। तो P=N/V की जगह हमने एक्टिव मास लिख लिया, तो ये हो जाएगा P एक्टिव मास इंटू R और T। R यहाँ पे क्या है? गैसेस कांस्टेंट, और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इस वैल्यू को, यानी P एक्टिव मास इंटू RT को अगर हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 2 जो हमने लिखी थी Kp की वैल्यू, अगर हम उसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? देखिएगा, Kp आ गया यहाँ से एज इट इज़। उसके बाद है हमारा पार्शियल प्रेशर P, और P की जगह पे हम क्या लिखना है? एक्टिव मास जो भी है हमारा यहाँ पे। B1 यहाँ पे हमारा था तो उसका एक्टिव मास आ जाएगा। तो एक्टिव मास को हम कैसे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया B1, ये एक्टिव मास आ गया, रेज टू द पावर N1, और RT एज इट इज़ रहा, लेकिन RT के साथ क्या आ जाएगा? रेज टू द पावर N1 भी आ जाएगा। यही चीज़ हमने सेकेंड वाले जो प्रोडक्ट था उसके लिए लिखी, B2 रेज टू द पावर N2 और RT N2, और अपॉन करके यही हमने रिएक्टेंट के लिए भी लिख दिया। अब हमारे पास Kp कुछ इस तरह से आ रहा है, और इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया हमने? RT को कॉमन ले लिया,
ठीक है, आर टी कॉमन है और रेस टू द पावर यहाँ पे था n1 n2, तो अगर बेस अगर सेम होता है तो पावर्स एडअप हो जाती हैं, तो यहाँ पे पावर एडअप हो गई n1 प्लस n2। अब यही अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे ज़्यादा होते तो हम इसी जो हमने कोफिशिएंट लिया था स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट n1 n2 n3, अगर थर्ड भी प्रोडक्ट कोई बन रहा होता तो n3 आ जाता, वो सारी पावर्स यहाँ पे ऐड हो जाती। तो अब Kp हमारा कुछ इस तरह से आ गया, यानी जो मोलर कंसंट्रेशंस थे वो हमने एक साइड में ले लिया और जो हमने कॉमन रखा था Rt वो हमने कुछ इस तरह से ले लिया। अब जो ये वाली चीज़ आई है Kp इज इक्वल टू जो इतना पार्ट हमारा आया है b1 रेस टू द पावर n1 b2 रेस टू द पावर n2। यहाँ देखिएगा जो Kc की वैल्यू हमने पहले लिखी थी, जो न्यूमरेटर में वैल्यू है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो ये भी वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। a1 रेस टू द पावर m1 यहाँ पे भी यही है, a2 रेस टू द पावर m2 ये भी यहाँ पे यही है। यानी इतनी वैल्यू को अगर हम देखें तो इतनी वैल्यू ऑलरेडी अभी हम Kc के लिए यहाँ पे लिख चुके थे। तो अगर इतना पार्ट को हम Kc से रिप्लेस कर दें तो Kp इज इक्वल टू आ जाएगा Kc, राइट। इतने पार्ट के लिए हमने यहाँ लिख दिया Kc बिकॉज दिस वैल्यू इज इक्वल टू Kc, हम अभी ऑलरेडी देख चुके थे। अब ये था हमारा Rt और रेस टू द पावर, हमने पावर्स को ऐड किया था n1 प्लस n2 अपॉन इसमें m1 प्लस m2। अब ये जितनी भी पावर्स एडअप हुई थी तो जो हम जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे पावर्स को सम करने का या एडअप करने का, वो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा के थ्रू। तो दिस Rt n1 प्लस n2 n3 जितना भी होता वो यहाँ पे आ जाएगा Rt सिग्मा n अपॉन सेम वे यही जो डिनोमिनेटर में Rt है उसके लिए भी लिखेंगे Rt, और सारी पावर्स को हम सम कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लगा दिया सिग्मा m, राइट। अब अगेन वही चीज़ है कि बेस सेम है तो पावर एडअप हो जाएंगी, तो हम इसी चीज़ को किस तरह से लिख सकते हैं, हमने लिखा Rt, लेकिन ये एक्चुअली जो Rt है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो ये जो एडअप होगा नेगेटिव साइन के साथ एडअप होगा, तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा कि Kp इज इक्वल टू Kc एज इट इज़ रहा Rt सिग्मा n माइनस सिग्मा m, और इन दोनों के डिफरेंस के लिए ये डिफरेंस आएगा बेसिकली। तो जब भी डिफरेंस आता है तो हम डेल्टा का साइन लगाते हैं, और इन दोनों डिफरेंस को हम जो स्टोर करेंगे, हमने एक और वेरिएबल ले लिया n, उसमें हम स्टोर करेंगे। तो जो हमारे पास ये फॉर्मूला या इक्वेशन आ रही है ड्राइव करके, जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रही है Kp और Kc में, वो है Kp इज इक्वल टू Kc Rt रेस टू द पावर डेल्टा n। और डेल्टा n कैसे निकालते हैं, हमने पहले भी क्लास में सीखा था कि डेल्टा n बेसिकली होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, राइट। उससे हमारी डेल्टा n की वैल्यू निकल आती है, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोडक्ट्स के हैं उसमें से अगर हम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को माइनस कर देंगे तो हमें डेल्टा n की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक और हमारे पास Kp और Kc की रिलेशनशिप निकल कर आई है कि Kp और Kc में क्या रिलेशनशिप है। अब ये रिलेशनशिप डेल्टा n के साथ किस तरह चेंज होगी। डेल्टा n क्या था, हमने कहा था डेल्टा n था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमने पहले की क्लास में भी डिस्कस किया था, राइट। अब अगर सिचुएशन कुछ ये है कि डेल्टा n की वैल्यू हमारी अगर ज़ीरो आ रही है, हमने लास्ट क्लास में समझा था कि डेल्टा n की वैल्यू ज़ीरो कब होगी, ज़ीरो तभी होगी जब दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर बात कर लें H2 और I2 जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है 2HI। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 1 और 1 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो इस रिएक्शन के लिए या इस तरह की जितनी भी रिएक्शंस हैं डेल्टा n उसके लिए क्या हो जाएगा 0। अब अगर डेल्टा n 0 है तो हमारे पास रिलेशनशिप है Kp इज इक्वल टू Kc Rt रेस टू द पावर डेल्टा n। अब डेल्टा n की वैल्यू 0 अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा Kc और Rt रेस टू द पावर 0, और एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशनशिप आई वो है Kp इज इक्वल टू Kc। ये कब होगा, Kp और Kc दोनों बराबर कब होंगे, ये बराबर तभी होंगे जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दोनों सेम आए। यानी अगर किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 50 निकला है तो जो Kp है वो भी इतना ही होगा 50।
लेकिन अगर दूसरी कंडीशन है हमारे पास, ये तो फर्स्ट केस हो गया, अगर हमारे पास दूसरा केस है जहाँ पे डेल्टा एन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है, पॉजिटिव में अगर वैल्यू है, तो पॉजिटिव में वैल्यू होगी तो के पी क्या हो जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन के सी। डेल्टा एन की वैल्यू अगर बड़ी है तो फिर के पी की वैल्यू जो है वो के सी से बड़ी आएगी। अब के पी की वैल्यू के सी से ज़्यादा क्यों आएगी, अगर इसको आपको समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं, भाई के पी क्या है, के पी इज़ इक्वल टू के सी है और आर टी रेस टू द पावर डेल्टा एन है। अब सपोज अगर डेल्टा एन की वैल्यू 1 आ रही है, राइट, तो के पी क्या हो जाएगा, के पी इज इक्वल टू के सी भी होगा, और ये के सी की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी, आर से मल्टीप्लाई होगी, गैसेस कॉन्स्टेंट से और टेम्परेचर से मल्टीप्लाई होगी। तो जो भी के सी की वैल्यू है वो ऑब्वियस सी बात है, जब मल्टीप्लाई हो जाएगी आर और टी के साथ तो एक बिगर वैल्यू आएगी, के सी से बड़ी वैल्यू होगी, तो और वो वैल्यू होगी किसकी, के पी में स्टोर होगी, तो के पी की वैल्यू जो है वो के सी से ज़्यादा आ रही है। लेकिन अगर यही थर्ड कंडीशन है कि डेल्टा एन इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी जो डेल्टा एन है अगर वो नेगेटिव है, डेल्टा एन जो है वो अगर नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, तो के पी की वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन के सी हो जाएगी। लेस देन के सी इसलिए हो जाएगी क्योंकि जब नेगेटिव में होगी तो डिवीजन में चला जाएगा, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था वो डिवीजन में चला जाएगा, तो जो भी के पी की वैल्यू है वो के सी से कम आएगी। तो के पी और के सी की बात हो गई। के पी क्या है, जब हम पार्शियल प्रेशर यूज़ करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैलकुलेशन करने के लिए तो वो के पी वेरिएबल आता है, और के सी कब यूज़ करते हैं, जब हम मोलर कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं तो के सी आता है। और के पी के सी में हमने रिलेशनशिप निकाल ली कि के पी और के सी की वैल्यू बेसिकली डेल्टा एन पे डिपेंड करती है, और डेल्टा एन हमारे पास 3 केसेस हैं कि किस तरह का डेल्टा एन आ सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो से ज़्यादा हो सकता है यानी पॉजिटिव हो सकता है, या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ के सी डिपेंड। अगर हम इन फैक्टर्स को चेंज करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।